हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 ना। तो आज एक नए वीडियो नंबर 7 लेकर आया हूँ, जिस पर आज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कॉपी पेन निकालो और वीडियो को एट द एंड ऑफ तक देखना, है ना। आज का जो लेक्चर है, जो दो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, वो आपको 101% क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें। ओके, चलो 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आने के पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है, तो ध्यान से इसको समझते जाइएगा। ओके ओके। फाइंड coefficient of mutual inductance for pair of two concentric coil as so। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो क्या है क्वेश्चन बेटा लोग? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर पेयर ऑफ टू कंसेंट्रिक क्वाइल्स, है ना। दो क्वाइल्स रहेंगे, उन दोनों क्वाइल्स के लिए आपको क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, एम की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एज सोन, जो डायग्राम में आपको नीचे दिया गया है। तो चलो हम दो कॉन्सेंट्रिक क्वाइल लेते हैं। एक ये हो गया कचाक, है ना, और एक क्वाइल ले लो, ये इसके अंदर में ले लो, इनसाइड ना। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। इसको पहला प्राइमरी क्वाइल बोल सकते हो, इसको सेकेंडरी क्वाइल बोल सकते हैं। ठीक है जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी क्वाइल किसको कंसिडर करते हैं। जिसको प्राइमरी क्वाइल रिप्रेजेंट करोगे उस पे आपको करंट, जो वेरिएबल करंट होता है ना, चेंजिंग करंट, उसको दौड़ाना पड़ेगा, जिस क्वाइल को आप प्राइमरी बोलोगे। तो हमने दो क्वाइल ले लिया, दोनों का क्या है? दीज आर कॉन्सेंट्रिक क्वाइल। इट मीन्स इनका जो सेंटर है वो क्या रहेगा? दोनों के लिए सेम सेम रहेगा। पहले रिंग के लिए रेडियस मान लो, क्या मान ले? कैपिटल R1। ठीक है, पहले क्वाइल का जो रेडियस है वो R1 मान लो, और दूसरे क्वाइल का जो रेडियस है वो क्या मान लीजिए? R2 मान लो। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है? क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में? दो क्वाइल लेते हैं, एक क्वाइल में क्या कराते हैं? करंट फ्लो करवाते हैं। वो करंट का नेचर कैसा रहता है? वेरिएबल करंट रहता है, चेंजिंग करंट रहता है। तो उसके कारण ड्यू टू चेंजिंग करंट इन प्राइमरी क्वाइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी क्वाइल, then an induced EMF produced in second coil, and last final the induced current is flowing through secondary coil. This is a phenomena of mutual inductance ना। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो? प्राइमरी मान लो, पहले वाले रिंग को, जिसका रेडियस क्या है? R1 है। तो ये प्राइमरी कॉइल में करंट दौड़ा दो। कैसे दौड़ा दो? ये दौड़ा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमने आई एक करंट है जो प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब इसमें देखो, प्राइमरी कॉइल में करंट कैसा है? आई फ्लो हो रहा है। ये आई कैसा है? चेंजिंग करंट है, चेंजिंग आई करंट है ना। तो इस प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू दिस करंट विच इज फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, therefore a magnetic field produced in this case। अच्छा, इसके कारण ना, इस क्वाइल में, प्राइमरी क्वाइल में करंट फ्लो होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिकॉज वी नो दैट अ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, ये राइट हैंड के फिंगर को क्या कर लो? कर्ल कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दैट थंब विच इज शो द
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉ होता है। तो फिंगर को क्या कर लो, करंट के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घुमा दिया, थंब किधर गया, ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन से बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर यहाँ पर क्या बनने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। तो हम लिखेंगे लेट अस assume I current in first coil, ठीक है, let us assume I current in first coil, ठीक है। तो ड्यू टू I, हाँ, इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ ड्यू टू I, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, ठीक है। अब चलो बताओ, मैग्नेटिज्म में पढ़ लिए हो चैप्टर नंबर 4 में, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, है ना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, कितना आता था, कितना आता था, बोलो बोलो जल्दी से। B इज जनरेटेड, तो उस B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन A, इतना आता था, है ना। एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलता था बच्चों, B इक्वल निकलता था म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन A, वेयर A इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पर हमने रेडियस क्या माना है, R1 माना है, तो A के जगह में आप क्या रखोगे, R1 रखोगे। तो B की वैल्यू क्या आई, B की वैल्यू आई, यहाँ पर लिख लेते हैं, B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2, करंट कौन सा है, I है, तो यहाँ पर भी I करंट फ्लो हो रहा है, तो I के जगह में I ही आएगा, और A की जगह में क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। ये किसकी वैल्यू हुई, ये निकला है ड्यू टू I करंट विच इज फ्लो इन प्राइमरी करंट। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो इतना बना है, ठीक है, सेंटर पर उतना मैग्नेटिक फील्ड बना। अब आपको यहाँ पर एक एजम्पशन हम ये लेते हैं कि R1 इज मच ग्रेटर देन R2, इट मीन्स जो प्राइमरी कॉइल का जो रेडियस है वो सेकेंडरी कॉइल के रेडियस से बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो बहुत छोटा होगा। अरे भाई R1 बड़ा है R2 से, मतलब इसका रेडियस बहुत ज्यादा है और इसका रेडियस R2 छोटा है, इसका मतलब जो आपने रिंग लिया है, जो सेकेंडरी कॉइल लिया है वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पास जो छोटा होगा ना, तो हम ऐसे अजम्पशन कर लेते हैं क्या, इस प्राइमरी कॉइल के कारण, है ना, इस प्राइमरी कॉइल के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो यहाँ पास बना है, और ये प्राइमरी कॉइल इतना छोटा, सेकेंडरी कॉइल इतना छोटा है, ऐसे ये। तो प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है यहाँ पास, वो ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि ये पूरे सेकेंडरी कॉइल के लिए अप्लाई हो सकता है। नहीं समझे? चलो एक बार और रिपीट। जो मैग्नेटिक फील्ड बना है B की वैल्यू आई है, वो प्राइमरी कॉइल के कारण उसके सेंटर पर इतना बनता है। यहां तक तो एग्री हो? एग्री है सर, ठीक। अब हमने ये कहा कि R1 बहुत बड़ा है किससे, R2 से। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटा सा जो प्राइमरी कॉइल आपने जो लिया है वो बहुत छोटा होगा, तभी तो इसका रेडियस छोटा होगा, R2 की वैल्यू। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पास जो बना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो हम कह सकते हैं क्या ये सेकेंडरी कॉइल पूरे के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल ही बहुत छोटा है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है B की वैल्यू जो आई है वो उसके सेंटर पर आई है, और जो सेकेंडरी कॉइल वो बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि सेकेंडरी कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो यही रहेगी। समझ में आ गया ना बात? ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वी कैन से दैट
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंडरी क्वाइल इज B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन R1। मतलब जो फर्स्ट क्वाइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वही सेकेंडरी क्वाइल के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। क्यों रहेगा? हमने क्वेश्चन में एजम्पशन ही कर लिया है ना, R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2। R2 बहुत छोटा है, मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसको क्या मान सकते हैं, करीब करीबी इतना छोटा मान सकते हैं। और मैं कहता हूं ये बड़ा रिंग यहाँ पास है और इस बड़े रिंग के कारण यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड इतना बना है, तो ओवरऑल तो ऐसे ही कह सकते हैं ना, सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड ही इतना है। So therefore we can write magnetic field of second coil is B equal mu naught upon 2I upon R1। क्लियर है? अब ये सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स इजीली निकल जाएगा। सो फ्लक्स इट मीन्स फाई थ्रू सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा बच्चों? फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? फाई इक्वल होता है BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो चलो जल्दी से बताओ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, कैसा बना है? आउटवर्ड नॉर्मल टू द ब्लैक बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आपके स्किन की ओर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर। सेकेंडरी कॉइल का एरिया वेक्टर किधर निकलेगा? ये, इसका भी बाहर ही निकलेगा। हम जानते हैं किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होता है दैट इज कॉल्ड इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस कॉइल। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर निकला, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की ओर निकला, तो बी और ए के बीच एंगल कितना हुआ? बोलो 0 हुआ। तो cos थीटा के जगह में हम क्या रख देंगे? 0, और cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो ओवरऑल आपको मिला क्या? फाई इक्वल मिला BA। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई की वैल्यू हो जाएगी B की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R1 इंटू ए क्या है? एरिया वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10th लेवल का जानते हैं। एरिया का फॉर्मूला पाई रेडियस का स्क्वायर। तो किसका रेडियस लेना है? आप सेकेंडरी से निकाल रहे हो ना, सेकेंडरी के लिए निकाल रहे हो, तो सेकेंडरी का रेडियस क्या है? R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, या ऐसे बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी टोटल, लिख सकते हैं ना। सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड टोटल जो फ्लक्स निकला उसकी वैल्यू इतना निकला। यहां तक पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम अगर सेव करना है तो। मैं जो क्वेश्चन लिया हूं वो मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? पॉज करके नोट कर लो। मिटा दें, ओके। तो ये निकल गया फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन R1 पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना यहां तक? ठीक है। अब क्या जानते हैं? लास्ट क्लास वी विल डिस्कस्ड अबाउट द इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस द टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ये हम जानते हैं ना, प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट का इंटेंसिटी या करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स का वैल्यू भी उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। भाई करंट जितना ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा तो उस कॉइल से पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैल्यू भी ज्यादा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस ऑफ कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट मीन्स ओवरऑल इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पास लगता है एक कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो यहाँ पर हमने लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट ना MI।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों इक्वल है। फाई टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल। तो ये साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। सो वी कैन राइट एम आई इक्वल ये म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से आई मर जाएगा, मार डाल लो। तो ओवरऑल मिला क्या, m इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन R1। ये निकला, हो गया, हमने निकाल लिया। प्राइमरी करंट में जो पहला वाला जिसका रेडियस ज्यादा था उसमें हमने करंट दौड़ाया। करंट दौड़ाने कौन सा करंट दौड़ाया, आई करंट, है ना। तो इस आई करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, इतना होगी। फिर हमने ये एज्जम्पशन लिया कि अगर ये सेकेंडरी कॉइल बहुत छोटा होगा तो प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनेगा वही सेकेंडरी कॉइल के लिए भी अप्लाई होगा। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंडरी कॉइल रहेगा वो यही रहेगा। तो बी मिल गया, बी निकल गया। तो फिर हमने फिर से दिमाग लगाया, हमको फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा भाई, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी बी ए कॉस थीटा से। फिर हमने ये देखा कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फिर हमने फिर सोचा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, दोनों के बीच एंगल 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू रख दो, ए एरिया का फॉर्मूला रख दो, पाई R2 स्क्वायर। R1 क्यों नहीं लिया हूँ, सेकेंडरी कॉइल का एरिया वेक्टर लिए हूँ, तो सेकेंडरी कॉइल का रेडियस रखना, तो R2। फिर हम ये जानते हैं, ये कई बार पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ये होता है इक्वेशन नंबर 1 2 को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंड फाइनली वी गेट m इक्वल म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन R1। एंड लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंड्स ओनली द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ कॉइल्स लाइक शेप एंड साइज, देयर ओरिएंटेशन, देयर सेपरेशन। क्यों, उनका बीच का डिस्टेंस कितना है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, जो कि फॉर्मूला में दिख रहा है। R1 R2 क्या है जी, कॉइल का रेडियस है ना। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। हो गया यहां तक। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है। इतना पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो 1 2 3 मिटाते हैं ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड ये एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए समर्पित करता हुआ आज के संडे क्लास में। अब आओ देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन ना। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहा हूं, इंडक्टेंस। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस for a pair of two long solenoid of equal length placed one inside another। बुक में ये टॉपिक ऐसे लिखा मिलेगा आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनाइड, है ना। हमने उसको क्वेश्चन बना लिया, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड। यहाँ पास दो आपको सोलेनाइड मिलेंगे, है ना, ऑफ इक्वल लेंथ, जिनका लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर, मतलब एक सोलेनाइड के अंदर में ही दूसरा सोलेनाइड रहेगा। अब आपको क्या लेना है इस केस में, फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ना, m की वैल्यू निकालना है। तो आपको लेना क्या पड़ेगा, टू लॉन्ग सोलेनाइड
विच हैज सेम लेंथ, तो सेम लेंथ का क्या ले लो, 2 सोलेनाइड ले लो। जल्दी से ले लेते हैं। ये डंग 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 कच 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 कचाक, ये हो गया ना। इसका लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ है कैपिटल एल नाना स्मॉल एल। स्मॉल एल से हम शो कर देते हैं, ले सकते हैं कैपिटल एल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सोलेनाइड ले लो जो इसके अंदर से ही हो, अंदर में लेना, ये ऐसे ऐसे, समझ में आ गया। 3D में इमेजिन करो, 3D में ये पहले वाला, ये ऐसे, ये एक हुआ ना। अब दूसरा वाला, मतलब पहला वाला बड़ा है, यानी पहले वाले स्प्रिंग के अंदर में दूसरा वाला स्प्रिंग डाल दो, अब फील हुआ, हाँ अब हो गया, ठीक है। तो इनका लेंथ क्या है, एल है। अच्छा, इसको क्या मान लेते हैं, पहले वाला जो बड़ा वाला सोलेनाइड है उसको हम मान लेते हैं प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल मतलब पहला वाला, ठीक है। तो इसमें मान लो इसके लिए इसका लेंथ तो एल है। पहले वाले के लिए आप क्या क्या कहानी लिखते हो, जो प्राइमरी क्वाइल है, प्राइमरी क्वाइल का लेंथ है एल, प्राइमरी क्वाइल का रेडियस है R1। रेडियस समझ लिए, ये जो बड़ा सा रिंग लिए हो ना, कच 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 कचा, तो ये जो बड़ा सा रिंग लिए हैं उसका रेडियस, उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस या R1। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर N1 कर। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पहले वाला जो सोलेनाइड है उसके 1-1 सेंटीमीटर में कितने टन्स है, वो N1 है। क्लियर है। उसी प्रकार जो छोटा सोलेनाइड है जो उसके अंदर में है, तो छोटे वाले सोलेनाइड के लिए ले लेते हैं, उसका लेंथ तो एल रहेगा, हमने वही लिया है, 2 लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो लेंथ तो एल एल ही रहेगा, L1 L2 वाला नहीं रहेगा ना, लेंथ तो एल एल रहेगा। तो दूसरे वाले के लिए लेंथ ले लो R, उसका रेडियस ले लो R2। ये देखो छोटा रिंग ना, छोटा रिंग है तो उसके लिए रेडियस भी अलग रहेगा। और ये तो R1 इज ग्रेटर, R2 तो रहेगा ही भाई, बड़ा वाला रिंग है मतलब उसका रेडियस ज्यादा रहेगा यार छोटे वाले से, ठीक है। तो छोटे वाले का रेडियस है R2 और छोटे वाले सोलेनाइड के लिए ले लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N2। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ समझते हो ना, ये सब यूनिट लेंथ पर कितने टन्स है, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर सोलेनाइड पर कितना बार अपने वायर को लपेटा है, ठीक है। और जो कैपिटल N लेते हैं वो क्या रहता है, नंबर ऑफ टन्स, टोटल सोलेनाइड में कितने टन्स हैं वो है कैपिटल N। और छोटू वाला N का मतलब होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ पर कितने टन्स हैं। तो यहां हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी क्वाइल है, जो कि पहला वाला ना, जो बड़ा वाला क्वाइल है, उसमें आपने करंट फ्लो करवा दिया I करंट, तो I, अब हम उसको कैसे लिख रहे हैं, लेट अस एज्यूम I करंट इन प्राइमरी। अब पहले वाले को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी, और प्राइमरी भी तो बोलते हैं यार जिस पे करंट फ्लो करवाते हो, चेंजिंग रहता है ना। तो हमने प्राइमरी करंट में कौन सा करंट फ्लो करवाया, I करंट। तो ड्यू टू दिस I करंट अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड inside the solenoid which is uniform, parallel and equidistant, है ना। मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 में रीड कर लिए हैं। जब सोलेनाइड में करंट फ्लो करवाया जाता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर में बनती है वो उसके एक्सिस से पास होते हुए जाती है और पैरेलल रहती है। इट मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इनसाइड द सोलेनाइड, है ना। तो लेट अस अज्यूम I करंट इन फर्स्ट, तो ड्यू टू I मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। थ्योरी सेम लिखना है जैसे पहले वाले में लिखा था, ड्यू टू I मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना रहेगा, सोलेनाइड के कारण सोलेनाइड के एक्सिस से पास करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब देख लिए हो यार, रिवाइज करवा देता हूं मैं। ये सोलेनाइड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर से पास होते हुए जाएगी ऐसे, और कितना निकला था इसका वैल्यू, B बराबर म्यू नॉट NI, यही तो निकला था। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो ड्यू टू I
बी इज जनरेटेड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कितना रहेगा, बी इक्वल रहेगा म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर n की जगह में क्या लिखेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपने प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या लिया है, n1, तो n की जगह में आ जाएगा n1, और करंट आपने I ही लिया है तो I ही लिख लो। अब बात आती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, दिमाग लगाओ। प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया वो ऐसा होगा कुछ, ये प्राइमरी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है। ये बड़ा वाला जो प्राइमरी कॉइल लिए हो ना, प्राइमरी कॉइल, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, और प्राइमरी कॉइल के अंदर में ही सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वही तो सेकेंडरी कॉइल के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि वो भी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास होते हुए जा रहा है। ये देखो, उसी के अंदर में सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है, तो पहले के कारण प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वही सेकेंडरी के कारण भी अप्लाई होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फॉर magnetic field of secondary we can say that B equal mu naught n1 I। पहले वाले क्वेश्चन में प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो सेकेंडरी के लिए अप्लाई हुआ, क्योंकि उसका सेंटर, वो जो सेकेंडरी कॉइल लिए थे वो बहुत छोटा था। तो मतलब हमने ये सीधा सीधा ये कह दिया भैया कि प्राइमरी कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है वो सेकेंडरी कॉइल के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल बहुत छोटा है, मतलब सेंटर के इक्वल ही मान सकते हो। अब हम यहाँ पर ये ले लिए, प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है वो सेकेंडरी कॉइल के लिए भी अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल, इमेजिन करते जाओ ना, 3D में बता रहा हूँ, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और प्राइमरी कॉइल के अंदर में ही सेकेंडरी कॉइल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी वो सेकेंडरी कॉइल से भी पास होते हुए जाएगी। तो प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वही सेकेंडरी के लिए भी अप्लाई होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंडरी कॉइल बी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट n1 I हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। सेम प्रोसीजर है, जिसको पहले वाला समझ में आ गया है वो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन उसके लिए इजी है ना। तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल ऑफ सेकेंडरी, ईच कॉइल ऑफ सेकेंडरी क्या निकलेगा। देखो सेकेंडरी कॉइल में तो बहुत सारे टर्न्स हैं, तो आप सबसे पहले एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल लो ना, फिर नंबर ऑफ टर्न से इंटू कर देंगे तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स निकालो। एक कॉइल मतलब ये, तो ये है आपका एक कॉइल, सेकेंडरी के लिए बात चल रही है ना। इसी प्रकार तो बहुत, ये एक कॉइल, फिर दूसरा कॉइल, फिर तीसरा कॉइल, ऐसे जूम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो एक कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो हमने क्या माना है, फाई थ्रू ईच कॉइल ऑफ सेकेंडरी। कितना होगा बच्चों, BA cos थीटा, BA cos थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और सेकेंडरी कॉइल ऐसा छोटा सा है, उसका भी एरिया वेक्टर बाहर ही निकलेगा यार। ये गोला, इसका एरिया वेक्टर उधर ही तो निकलेगा, उसके सरफेस से परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में है, और इसका सेकेंडरी कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब B भी इधर ही है और A भी इधर ही है, दोनों पैरेलल है। इट मींस द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर इज 0। Therefore, value of cos theta is cos 0 and value of cos 0 is equal to 1. तो 1 का इंटू BA से होगा तो फाई इक्वल क्या मिलेगा, BA। बैचलर ऑफ आर्ट्स
अरे नहीं, बैचलर ऑफ नहीं, आर्ट्स नहीं। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ए का मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा कहाँ गया? 0 बनकर 1 हो गया। यहां से वैल्यू रख दो तो फाइव इक्वल मिल जाएगा, बी की वैल्यू आई है म्यू नॉट एन 1i। ये देखो ये बी की वैल्यू है ना, और ए की वैल्यू क्या आएगी? ए पाई। अब बात आती है पाई आर, रेडियस का स्क्वायर, लेकिन किसका रेडियस? आप किससे निकाल रहे हो? सेकेंडरी क्वाइल से एसोसिएटेड निकाल रहे हो, तो सेकेंडरी क्वाइल का रेडियस रखोगे। तो सेकेंडरी क्वाइल के लिए रेडियस आपने क्या लिया है? R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। ये मिल गया आपको फ्लक्स थ्रू ईच क्वाइल ऑफ सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी क्वाइल के एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स। अब आपको निकालना है टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी क्वाइल, और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब 2 मिनट और लगेगा ना इस क्वेश्चन को सॉल्व होने में। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 360 में देखना है ना वीडियो को, 360 में देखकर स्क्रीनशॉट लिया करो। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों। तो अब हम निकाल सकते हैं फाई टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। हाँ, टोटल फ्लक्स। अब टोटल सेकेंडरी क्वाइल से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ क्वाइल्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच क्वाइल, है ना। एक टर्न से कितना फ्लक्स मिला? इतना फ्लक्स मिला। तो इसमें तो बहुत सारे टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी क्या रहेगा? नंबर ऑफ क्वाइल इनटू फ्लक्स थ्रू ईच क्वाइल। तो ईच क्वाइल कैसे निकल जाएगा? जरा निकालो। फ्लक्स थ्रू टोटल फ्लक्स ना, तो इसको लिखेंगे फाई टू टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। तो फाई टू टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाइल्स। नंबर ऑफ क्वाइल्स हमने क्या माना था? n माना था। अब ये मत सोचना n2 माने हो सर। n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स? n क्या है? नंबर ऑफ क्वाइल्स, कितने टर्न्स है? तो n इंटू फ्लक्स थ्रू ईच क्वाइल। ईच क्वाइल कितना है? म्यू नॉट n1 i पाई R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। n की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? अब जरा सोचो, सेकेंडरी क्वाइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या लिए हो? n2 लिए था ना सेकेंडरी क्वाइल के लिए। तो n2 इक्वल क्या होगा भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n। यूनिट लेंथ तो n अपॉन n, यही होगा ना। अरे यार n2 क्या है? सेकेंडरी क्वाइल के यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है? तो n2 का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स है। तो यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स है कैसे निकलेगा? L को नीचे रखो और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को ऊपर रखो, तो n को डिवाइड कर दो L से, तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। यहां से वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n2 इंटू L। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू यहां से अगर निकालोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी n2 इंटू L। तो n2 इंटू L म्यू नॉट n1 i पाई R2 का स्क्वायर, है ना। इतना हो गया। चलो ठीक, तो ये मिल गया आपको टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी की वैल्यू, है ना। अब वी नो दैट टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी क्या लिखते हो परिभाषा से, डेफिनेशन से? m इंटू आई। तो ये पहला इक्वेशन हो गया और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लो। तो क्या हो जाएगा? एम आई इक्वल, इसको जमा कर लिख रहा हूं ना, म्यू नॉट को पहले लिख दिया, फिर n1 को पहले लिख दिया, फिर n2 को पीछे लिख दिया, म्यू नॉट n1 n2, फिर i लिख दो, फिर पाई R2 का स्क्वायर लिख दो और लास्ट में L लिख दो। आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ से I एंड I बोथ आर कैंसल, है ना।
तो m की वैल्यू जो आई, m की वैल्यू आई म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर इंटू एल। तो ये है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड वेयर वन सोलेनाइड इज इनसाइड टू अनदर सोलेनाइड, है ना। एक सोलेनाइड क्या है, दूसरे सोलेनाइड के अंदर में है, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है। यहां से ऑब्वियस है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर फर्स्ट सोलेनाइड एंड सेकंड सोलेनाइड, एंड m इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सोलेनाइड। इट मींस सोलेनाइड का लेंथ जितना ज्यादा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उतना ही ज्यादा रहेगी। R2 का स्क्वायर है भैया, जो m निकाल रहे हो ना, छोटे वाले के लिए निकाल रहे थे, तो छोटे वाले का जो रेडियस जितना ज्यादा रहेगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हम कह सकते हैं m इज डिपेंड्स ऑन द geometrical dimension of solenoid like shape and size and how many turns of solenoid, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो m की वैल्यू ये निकल गया। यहाँ पास ये डाउट थोड़ी ना है नंबर ऑफ कॉइल्स n के जगह में n2 कितने लिए, भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, l है। एक लेंथ पर कितना टर्न्स है, एक यूनिट लेंथ पर 1 सेंटीमीटर पर कितने टर्न्स है, कितने टर्न्स है, छोटू n2 टर्न्स है, तो l लेंथ पर कितना होगा, n2 इंटू एल ही तो होगा। फिर बाद में कमेंट करके बोलोगे सर यहाँ पर छूट गया था। आओ जरा देखो, एक टर्न्स में कितने टर्न्स, सॉरी एक लेंथ में कितने टर्न्स, n टर्न्स। दो लेंथ में कितने टर्न्स, 2n टर्न्स। तीन लेंथ में कितने टर्न्स, 3n टर्न्स। तो n लेंथ पे कितने टर्न्स, nl टर्न्स, सॉरी l लेंथ पर। 1 लेंथ पर n टर्न, 2 लेंथ पर 2n टर्न, 3 लेंथ पर 3n टर्न, l लेंथ पर nl टर्न्स, है ना। nl टर्न्स यही तो आया है nl। अब n2 क्यों लिखा हूं यार, यहाँ पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n2 लिया हूं तो n2 लिख दिया हूं, बाकी तो सब सेम है। तो आज के लेक्चर में बस इतना में ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।